हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजू इन्फॉर्मेशन स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आत्मनिर्भर भारत अभियान पर डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मोदी जी द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है, उसका वितरण किस क्षेत्र में कितना किया गया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। दोस्तों, देखेंगे ये जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज है, इसको जीडीपी के, अब हमारे देश की जीडीपी का 10% माना गया है कि करीब 10% हिस्सा ये हमारी जीडीपी का है। फ्रेंड्स, इसमें आप देखेंगे कि आत्मनिर्भरता की इमारत के 5 पिलर बताए गए हैं मोदी जी द्वारा। पहला है इकोनॉमी। इकोनॉमी के बारे में ये बताया है कि जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं करना है, हमें इसमें एक क्वांटम जंप लेना है। मतलब एक कंटिन्यूसली धीरे धीरे चेंज ना करके हमें एक बड़े रूप में चेंज करना है, क्वांटम के रूप में जंप लेना है। और दूसरा बताया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारी अधोसंरचना है भारत की, वो हमारी पहचान बने, उसे इतना मजबूत बनाना है। तीसरा है सिस्टम, जो हम देख रहे थे पहले, हमारी 21वीं सदी से पहले जो हमारा रीति नीति वाली जो व्यवस्था चलती थी, उसे छोड़ के 21वीं सदी की जो टेक्नोलॉजी, तकनीकी आधारित व्यवस्था है, उसे अपनाया जाए। अगला देखेंगे, चौथा पॉइंट इनने कहा था कि डेमोग्राफिक, जो हमारे यहाँ की भारत की जनसंख्या है, इसमें जितनी वृद्धि हो रही है, इसे हम एक मानव संसाधन के रूप में यूज़ करें, एक मानव पूंजी की तरह इसका यूज़ करें। पांचवा जो इन्हें एक पिलर बताया, ये है डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है और इसकी जो ताकत पूरी क्षमता से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसमें जो भी डिमांड आ रही है उसे बढ़ाने के लिए, पूरा करने के लिए सप्लाई चेन और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सभी को सशक्त होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 5 पिलर बताए गए हैं आत्मनिर्भरता की इमारत के लिए। दोस्तों, इसके साथ ही मोदी जी ने देशवासियों से स्थानीय उत्पाद खरीदने का भी आह्वान किया है, जिसमें इन्हें 21वीं सदी की प्रॉब्लम Y2K संकट के बारे में इससे रिलेट करके बताया है। ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको Y2K संकट प्रॉब्लम जो थी उसके बारे में जानना है तो आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों, ये दैनिक भास्कर की कटिंग है, इसको आप अपने न्यूज़पेपर से निकाल के रख सकते हैं, अपने पास नोट्स बना सकते हैं। और देखेंगे आत्म भारत अभियान का जो फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग जो है, उसमें 5.94 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमी बूस्टर डोज दिया गया था, जिसमें 7 बड़े फैसले लिए गए थे। उसमें देखेंगे आप इस पेपर में देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है 3.7 लाख करोड़ रुपए, जो कि MSME सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग कहा जाता है, इसमें बिना गारंटी के कर्ज दिए जाने की बात कही है। और साथ ही साथ 45 लाख यूनिट में काम शुरू हो सकेगा, जिससे कि 3 करोड़ रोजगार बचेंगे। ये सरकार की मंशा है। और देखेंगे अगला दूसरा है 75,000 करोड़ रुपए। 75,000 करोड़ रुपए NBFC, HFC, MFI इसके लिए खर्च किया जाएगा, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, इनके लिए खर्च किया जाएगा, जिससे कि नगदी बढ़ाने, जो लिक्विडिटी है, जो नगदी है, उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। अगला है तीसरे नंबर पे 6,750 करोड़ रुपए, जो कि कर्मचारियों के EPF खाते में वेतन की जो 25% के बजाय अब 20% रकम ही जाएगी। इससे पहले 24% जाती थी, अब 20% ही जाएगी, जिससे कि लिक्विडिटी बढ़े, तरलता बढ़े। अगला है चौथे नंबर पे 50,000 करोड़ रुपए, जो गैर वेतन भोगी हैं, उनका TDS एवं TCS 14 मई से 31 मार्च 2021 तक 25% कम कटेगा। पाँचवें नंबर पे है 19,000 करोड़ रुपए, जो कि बिजली कंपनियों को पूंजी मुहैया कराई जाएगी, लेकिन कर्ज जो है राज्य सरकार की गारंटी पर ही मिलेगा, ये बोला गया है। अगला 6वें नंबर पे है ITR में राहत की बात की गई है। जो इनकम टैक्स रिटर्न है, वो 31 अक्टूबर 2020 तक भरे जाने वाले सभी आयकर रिटर्न अब कब 30 नवंबर तक भर सकेंगे, ये बोला गया है। 7वां है रियल एस्टेट को छूट दी जा रही है। उन प्रोजेक्ट को पूरा करने की अवधि 6 माह बढ़ाई जा रही है, जो 25 मार्च तक या उसके बाद पूरे होने थे। आगे देखेंगे दोस्तों, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग है, उसके लिए 6 बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें पहला है 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन।
ये दोस्तों बैंक और एनबीएफसी से सीधे कर्ज ले सकेंगे बैंक, और जिसमें 25 करोड़ तक बकाया हो या फिर 100 करोड़ रुपए तक जिसका टर्नओवर हो, वो इससे लोन ले सकता है। दूसरा है 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट फंड। यह फंड ये भी बैंकों द्वारा लिया जा सकता है। फंड नकदी के संकट से जूझ रहे जो भी उद्योग है उनको मिलेगा यहाँ। और इंडस्ट्री द्वारा बोला जा रहा है कि ऐसी करीब 2 लाख यूनिट है हमारे देश में। तीसरा है विस्तार के लिए फंड ऑफ फंड। इसके लिए 50,000 करोड़ का निवेश होगा, 10,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनेगा। देखेंगे एक मदर फंड बनेगा। इसमें कंपनियां बैंक से कैश, क्रेडिट और डेट बॉन्ड के जरिए पैसे ले सकेंगी। दोस्तों यह फंड उन एमएसएमई को मिलेगा जिसे इक्विटी चाहिए और शेयर बाजार में लिस्ट होना चाहती हैं, उनको यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों अगला पॉइंट है एमएसएमई के मापदंड बदले। इससे पहले हमें एमएसएमई किन्हें कहते थे, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग किन्हें कहा जाता था, और अब किन्हें कहा जाएगा, इसके मापदंड बिल्कुल बदल गए हैं। पहले देखेंगे सूक्ष्म उद्योग उन्हें कहा जाता था जिसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है 25 लाख से कम निवेश जिसमें होता था, उन्हें सूक्ष्म उद्योग। 5 करोड़ से कम निवेश वाले को लघु उद्योग, और 10 करोड़ से कम निवेश वाले को मध्यम उद्योग कहा जाता था। जिसमें सर्विस सेक्टर में 10 लाख से कम का निवेश, 2 करोड़ से कम का निवेश, और मध्यम उद्योग में 5 करोड़ से कम का निवेश। वर्तमान की स्थिति के अनुसार जो मापदंड बदले हैं उसके अनुसार जो मैन्युफैक्चरिंग में 1 करोड़ से कम के निवेश वाले हैं उन्हें सूक्ष्म उद्योग कहा जा रहा है। जो 10 करोड़ से कम वाले निवेश वाले हैं उन्हें लघु उद्योग, 20 करोड़ से कम निवेश वाले उन्हें मध्यम उद्योग कहा जा रहा है। और सर्विस सेक्टर में देखेंगे तो 5 करोड़ से जिसका कम टर्नओवर है उन्हें सूक्ष्म उद्योग, 50 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को लघु उद्योग एवं 100 करोड़ से कम टर्नओवर वाले को मध्यम उद्योग कहा जा रहा है। अगला पॉइंट है दोस्तों 200 करोड़ तक के टेंडर ग्लोबल नहीं होंगे। इसका मतलब है जो एमएसएमई सेक्टर में जो है हमारे यहाँ के जो कंपनीज़ है वो इसका फ़ायदा लेंगे, बाहर की कंपनीज़ कम रहेंगी। हमारे यहाँ की कंपनियों को मौका मिलेगा, बोली लगाने का, ऑक्शन करने का मौका हमारे यहाँ की कंपनियों को मिलेगा। आगे देखेंगे ई मार्केट शुरू किए जाएंगे। दोस्तों अगली स्लाइड है, एक समरी दी हुई है, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना वितरण किसके लिए, कौन से क्षेत्र के लिए किया गया है, एक टेबल फॉर्म में दिया गया है। इससे आप नोट्स कर सकते हैं कि हमारे जो फर्स्ट पार्ट का जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें कितना वितरण किया गया है। अगला आगे देखेंगे। दोस्तों ये पैकेज पार्ट 2 है। इसमें ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हमारे जो मजदूर, प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए खासकर। 8 करोड़ प्रवासियों को 2 माह मुफ्त अनाज जिम्मा राज्यों का रहेगा, ये कहा गया है। जिसमें गरीबों के लिए 3.16 लाख करोड़ का ऐलान किया गया है। अब इसमें देखेंगे कौन सी योजनाएं मुख्य है, कौन सी घोषणाएं मुख्य कही गई है। पीएम आवास योजना में प्रवासियों को किराए पर घर दिलवाए जाएंगे, ये बात कही गई है। दूसरा है इसमें एक पॉइंट है 50 लाख रेहड़ी पटरी वाले भी 10-10 हज़ार रुपये कर्ज ले सकेंगे। इसमें 9 प्रमुख घोषणाएं जिसमें 3 प्रवासियों और 2 किसानों से जुड़ी है। पहली जो प्रवासी मजदूर 3,500 करोड़ रुपए का अनाज के लिए घोषित हुए हैं, जिसमें बिना कार्ड भी अनाज मिलेगा और राशन पोर्टेबिलिटी लागू होगी। अब इसमें देख सकते हैं कि आप क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा, किसे ये फ़ायदा मिलेगा, ये आप इसमें नोट करके लिख सकते हैं। फ़ायदा किसे होगा, 8 करोड़ प्रवासियों को होगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। और दोस्तों इसमें खास ये बात है कि अगर राशन कार्ड नहीं है तो राज्य सरकार उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराएंगे, और अगर राशन वो दूसरे राज्यों में भी जाते हैं तो उसी कार्ड से राशन ले सकते हैं। अगला है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रवासियों के लिए, शहरी गरीबों के लिए सस्ते मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत स्कीम लॉन्च होगी। किसानों के लिए 2.30 लाख करोड़ का बजट है। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड का अभियान भी चलाए जाने की बात कही है। राहत पैकेज पार्ट 2 का जो बजट है वो इसमें दिया गया है, आप इसमें नोट कर सकते हैं किसका, कौन से सेक्टर के लिए। आगे है राहत पैकेज पार्ट 3। इसमें 1.63 लाख करोड़ रुपए की 8 घोषणाएं हुई और 3 बड़े प्रशासनिक सुधारों का भी ऐलान हुआ है। इसकी हेडलाइन देखेंगे, अनाज, दाल, आलू, प्याज से स्टॉक लिमिट खत्म की जाएगी, किसान देश में ही कहीं भी बेच सकेंगे। कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ की घोषणा की गई है, जिसमें कोल्ड चेन, कटाई के बाद फसल का प्रबंधन, इसके लिए। इसमें किससे फ़ायदा मिलेगा, देश भर के जो भी प्राथमिक कृषि
सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संघ, कृषि आधारित उद्यमी और स्टार्टअप, उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा। 4,000 करोड़ रुपए का बजट औषधि पौधों की खेती के लिए किसानों के लिए किया गया है, जिससे उनकी आय बढ़े। 10,000 करोड़ रुपए जो कि माइक्रो फूड इंडस्ट्री के लिए किया गया है। इसमें माइक्रो फूड इंडस्ट्री को औपचारिक किया जाने की बात कही गई है। और अगला है 13,343 करोड़ रुपए जो पशुओं के टीकाकरण के लिए रखे गए हैं। 500 करोड़ रुपए मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए रखे गए हैं। 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत खर्च होने की बात कही गई है। 15,000 करोड़ रुपए डेयरी सेक्टर के लिए एवं निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए। 500 करोड़ रुपए ऑपरेशन ग्रीन में जो फल सब्जी भी शामिल की गई है उसके तहत खर्च किए जाएंगे। आवश्यक वस्तु कानून में भी संशोधन किया जाएगा, इसकी बात कही गई है। जैसे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, आलू, प्याज, इनको नियंत्रण मुक्त रखा जाने की बात की गई है। और अगर बहुत ही ज़्यादा कीमत बढ़ जाती है उस समय पे बस है इसमें स्टॉक लिमिट लागू होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। कृषि मार्केटिंग में सुधार होगा। किसानों को निश्चित आय देने, जोखिम रहित खेती और गुणवत्ता के मानकीकरण के लिए भी फ्रेमवर्क बनाया जाने की बात की गई है। अगर देखा जाए इस आर्थिक पैकेज की तो ये किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। जाहिर है इसका तत्कालीन हमें परिणाम या आसानी से त्वरित लाभ ना मिल पाए, लेकिन दीर्घकालीन अगर देखें तो इसका लाभ बहुत ही अच्छा मिल सकता है। ये पार्ट 3 का अनाउंसमेंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। अगला है पार्ट 4। अगर राहत पैकेज 4 की बात करें तो इसमें कोयले पर सरकार का एकाधिकार समाप्त करने की बात कही है। और साथ ही साथ जो रक्षा क्षेत्र है उसमें एफडीआई का निवेश जो है 49% से बढ़ाकर 74 करने की बात कही गई है। इससे और भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला है हमारा भाग 5, जिसमें मनरेगा स्कीम के तहत 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। और 12वीं तक के जो है ऑनलाइन चैनल शुरू किए जाएंगे ताकि बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ले सकें। अगली स्लाइड देखेंगे। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत देसी बाज़ार में कंपनियां लिस्ट होंगी। और कुछ कंपनियों को बड़ी राहत ये है कि कंपनियों की जो छोटी जानकारियों में अगर चूक होता है तो उसमें कोई अपराध नहीं होगा, ये कहा गया है। इस स्कीम में बजट का जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है उसका कुछ भाग पहले ही अनाउंस किया जा चुका है, जिसमें PMGKP जो कि PM गरीब कल्याण पैकेज है उसके तहत कुछ पैसा पहले ही अनाउंस किया गया है। उसके बाद RBI के मेजर्स जो बताए गए हैं, RBI के जो नए इकोनॉमी बूस्ट के लिए पैसा खर्च किया गया है वो भी इसी बजट में इंक्लूड है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।